नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? जय हिंद। और कैसी आपकी तैयारी चल रही है? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? इस समय तो एनसीआर में बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है। आप सभी लोग कैसे हैं? क्या आपके यहाँ पर भी बारिश हो रही है? बता सकते हैं? जी हाँ। कैसी आपकी तैयारी चल रही है? तो चलिए, जैसा कि हमने कल कहा था कि आज हम एक डाउट सेशन करेंगे। क्या करेंगे आज? आज एक डाउट सेशन करेंगे। आप अपने सवाल पूछेंगे और सवालों के साथ साथ मैं उन सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि अलग अलग टॉपिक में आप सभी को कुछ विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आ रही हो, कुछ समस्याएं आ रही हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, या कोई सवाल करना हो, कोई सवाल पूछना हो, कोई सुझाव देना हो, या फिर कुछ जानना हो, तो आप स्वतंत्र हैं। आज आज 1 घंटे में आपके साथ हूं। आप आराम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन एक क्रम में करिए। क्रम में मतलब धीरे धीरे सवाल पूछते रहिएगा, ताकि मैं हर एक सवाल पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाऊं और हर एक सवाल को देख पाऊं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक साथ अगर आप एक बार में ही डाउट पूछने लगोगे तो कमेंटों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा होने के साथ साथ हो सकता है कि कोई सवाल छूट जाए। तो आराम से धीरे धीरे अपने अपने डाउट क्लियर करने हैं सभी को। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे है, जय हिंद है। कैसे हैं आप सभी लोग? कंप्यूटर जी जरा कमेंट लगा दिए जाए। हमारे कंप्यूटर जी 1 मिनट रुकिए जरा, अभी डाउट पूछना शुरू मत कीजिएगा। 1 मिनट रुकिए जरा। राधे राधे जी, राधे राधे, सभी को राधे राधे। ठीक है, 1 सेकंड जरा। हाँ। तब तक आप मुझे बता सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपके घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं? माता पिता, छोटे भाई बहन, या फिर दादा दादी, जो बुजुर्ग लोग हैं। बरसात का मौसम है, इस समय बच्चों का ध्यान रखना। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं, वो जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज उठाकर मुंह में खाते हैं तुरंत। जैसे कोई भी चीज वस्तु पड़ी है जमीन पर, वो तुरंत उनके पेट में जाएगी। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, बरसात का मौसम है, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग जी। गुरुजी पैसेज का पीडीएफ पहले, पैसेज का पीडीएफ पहले, पैसेज वाला कौन सा पीडीएफ? कल वाली जो पीडीएफ थी वो वाली नहीं आई है। मैं भी बहुत अच्छा हूँ पंकज जी। ठीक है, सब ठीक है सर, सब ठीक है। चलिए सर, मुझे 101 डिग्री बुखार है, फिर भी क्लास लेने आया हूँ। 101 डिग्री बुखार है तो पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए। ये मौसम ना बहुत चेंजेस वाला है, और थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा अपना। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी खांसी जुकाम बुखार है गुरु जी मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप खतरनाक लोग हो गुरु जी, दिमागी हालत ठीक नहीं। गुरु जी हैप्पी नाग पंचमी सर जी, आपको भी नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना, बहुत बहुत बधाई। राधे राधे। रितेश चौहान जी हमारे साथ हैं, प्रकाश जी हमारे साथ हैं, दीक्षा जी हमारे साथ हैं, साक्षी जी हैं, सचिन कुमार साहू जी कर रहे हैं। गुरु जी राधे राधे। टारगेट माई कमेंट में, अच्छा, टारगेट माई कमेंट सर जी, वाह। गुरु जी आपकी तबीयत कैसी है? मैं बहुत अच्छा हूँ, गले में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हाँ, काम चला लेंगे। गुरु जी स्टार्ट हो गया सब? हाँ जी स्टार्ट हो गया सब। चलिए अब आप एक कार्य करें, अब धीरे धीरे अपने सवाल पूछना शुरू करें। ये अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। डाउट सेशन में क्या होगा, जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, किसी भी, चाहे संक्षेपण में दिक्कत हो रही है, उसके साथ साथ लोकोक्ति मुहावरे में दिक्कत हो रही है, ठीक है, हाँ, लोकोक्ति मुहावरे में दिक्कत हो रही है जी, टेक्नोलॉजी बड़ी तेज है। कंप्यूटर जी की टेक्नोलॉजी बड़ी तेज है, ऐसे कमेंट आ रहे हैं आपके? वाह। चलिए गुरु जी, हमको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, टेक्निकल टीम से संपर्क करिए। गुरु जी सर जी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, ये कोई समस्या थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, गुरु जी हमें तो याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं चीजों को। अरे ये तो अच्छी बात है, भूलना एक अच्छी बात है। भूलना कब से बुरी बात हो गई? अगर मानकर चलिए आज हमारे कंप्यूटर जी के साथ कुछ घटित होता है, किसी ने इनको कुछ कह दिया, अब ये उस बात को भूल ही नहीं पा रहे, ये तो समस्या है ना। भूलना अच्छी बात है। किसने कहा कि भूलना बुरी बात है? ये दिमाग की प्रक्रिया है, दिमाग इसी तरीके से कार्य करता है, चीजों को पढ़ता है भूलता है, चीजों को पढ़ता है भूलता है। तो हमें इतना सा ध्यान रखना है कि कम से कम परीक्षा तक तो वो चीजें हमारे दिमाग में रहे, ठीक है। तो उसके लिए वही तरीका है, अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो जल्दबाजी में कल ही उसका रिवीजन नहीं करना है, सायकाल उसको लेकर नहीं बैठना है, या फिर कल उसका रिवीजन नहीं करना है। एक स्टडी के दौरान पता चला है, पहले भी मैंने बताया है, कि 5 से 7वें दिन, यानी 5 से 6वें दिन जिस चीज का दिमाग में इंटरेस्ट नहीं है, उसको लगभग 70% तक दिमाग चीजों को भुला चुका होता है, लगभग। तो उसी बात का फायदा उठाओ, 7वें दिन उसका रिवीजन करो, 14वें दिन करो, समय मिल जाए तो 21वें दिन करो। 21वें दिन कंपलसरी नहीं है, सामान्यतः 2 रिवीजन ये सुनिश्चित कर देते हैं कि चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में विद्यमान रहने वाली हैं।
ठीक है, गुड मॉर्निंग से। गुरु जी विराम चिन्ह एक बार और समझा दीजिए। अच्छा, एक सवाल आया कि गुरु जी विराम चिन्ह में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक सवाल कि सर जो विराम चिन्ह है ना, देखिए विराम चिन्ह प्रत्यक्ष तरीके से हमसे नहीं पूछे जाने हैं। जो विराम चिन्ह है वो प्रत्यक्ष तरीके से हमसे नहीं पूछे जाने हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग हम लेखन शैली में कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हमें निबंध लिखने होते हैं, संक्षेपण लिखना होता है, तो वहां पर विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। या फिर जो अशुद्धि वाले वाक्य होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए कोई एकाध सवाल विराम चिन्ह के लिए हमसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। तो कुछ ऐसी दिक्कत हो सकती है विराम चिन्ह में कि सर लिखते समय हमें नहीं पता चलता कि कहां पर अल्प विराम चिन्ह आएगा, कहां पर अर्ध विराम चिन्ह आएगा, कहां पर उप विराम चिन्ह आएगा, कहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, कहां पर हंसपद आएगा, कहां पर लाघव चिन्ह आएगा, कहां पर उप विराम, कहां पर पूर्ण विराम चिन्ह आएगा, कहां पर इकहरा उद्धरण चिन्ह आएगा, कहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह आएगा। इस तरीके के 20 विराम चिन्हों के बारे में हमने चर्चा करी थी इससे जब भी हमने विराम चिन्ह पढ़े थे। एक नोट्स भी है आपके एप्लीकेशन पर, जरा देखने का प्रयास करिए। गुरुजी विराम का पीडीएफ नहीं मिला है, जिस किसी को भी पीडीएफ नहीं मिले हमारे द्वारा सेंड कर दिए गए हैं, टेक्निकल टीम से एक बार संपर्क करने का प्रयास करिएगा, उनसे बोलने का प्रयास करिएगा कि सभी को पीडीएफ मिल रही है, हमको पीडीएफ क्यों नहीं मिल रही है। तो देखिए जो वो सुझाव देंगे ना आपको, वो मैं भी बताने का प्रयास करता हूं कि या तो एक काम करिए, अपने एप्लीकेशन जो है आपका उसको अपडेट करने का प्रयास करिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को अपडेट करिए, अपडेट करने के बाद उस पर लॉगिन करिए और फिर सब चीजें आपके वहां पर उपलब्ध होंगी। फिर भी नहीं मिल रही हैं, यानी फिर आप खोज नहीं पा रहे हैं। लोग जो ढूंढने वाले होते हैं ना, वो भगवान तक को ढूंढ लेते हैं। आपको एक पीडीएफ नहीं मिल रही, अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो उसका एक और उपाय है, आप एक काम करिए। कई बार क्या होता है ना कि पीडीएफ को कुछ फोनों में सपोर्ट नहीं होती, हो सकता है कि पुराने एंड्रॉयड वर्जन हो उनमें पीडीएफ सपोर्ट नहीं हो रही हो, तो आपको एक काम करना है, एक अच्छी सी दीवार देखनी है सुंदर सी, और उस दीवार पर उस फोन को ना इतनी तेजी से फेंक कर मारना है कि पीडीएफ के साथ साथ फोन वोन सब भूल जाए। फिर एक नया फोन आएगा, घर में पार्टी का माहौल होगा, पार्टी के माहौल के साथ साथ ना फिर उस फोन में सारी की सारी पीडीएफ ओपन होंगी, सारी की सारी पीडीएफ खुलेंगी, ठीक है ना। ये सब गुरु जी पर्यायवाची शब्द समझा दीजिए। एक और सवाल आ रहा है कि पर्यायवाची, डाउट पूछिएगा, ठीक है ना, डाउट। पर्यायवाची शब्द में दिक्कत आ रही है, और पर्यायवाची के साथ साथ और गुरुजी हैप्पी नाग पंचमी। हाँ जी, आपको भी नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी डा के नीचे बिंदी कब लगती है? गुरुजी डा के नीचे बिंदी कब लगती है? डा के नीचे बिंदी कब लगती है? और गुरुजी पापा गुरु मुहावरे का वाक्य प्रयोग एक बार फिर से बता दीजिए। एक और सवाल आया कि सर मुहावरे का वाक्य प्रयोग, मुहावरे का वाक्य प्रयोग ये नहीं समझ में आ रहा है, मुहावरे का वाक्य प्रयोग। और कोई सवाल? गुरुजी संक्षेपण और बता दीजिए, पूनम जी कह रही है। गुरुजी संक्षेपण समझ में नहीं आ रहा है, संक्षेपण। संक्षेपण समझ में नहीं आ रहा है। और गुरुजी मम्मी फोन के साथ कहीं हमें थोड़ी देर के लिए ना फेंक दें। हो सकता है कि अगर आपने फोन को फेंका तो कुछ समय के लिए हो सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। गुरुजी रू और रू का प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है। एक सवाल आ रहा है कि सर ये बड़ी वाले रू और एक छोटी वाली रू, इनमें दिक्कत होती है कि कहां पर रा पर बड़े यू की मात्रा होगी, कहां पर रा पर छोटे यू की मात्रा होगी। गुरुजी मुझे गद्यांश के आंसर नहीं आ रहे हैं। एक सवाल आ रहा है कि गुरुजी गद्यांश के आंसर, गद्यांश के आंसर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, गद्यांश के आंसर नहीं आ रहे। और आप में से कोई गुरुजी लोकोक्ति बता दीजिए, लोकोक्ति। चलिए लोकोक्ति बता दीजिए। और गुरुजी आज तक जितना पढ़ा है फास्टली मजा दीजिए, फास्टली सारा समझा दीजिए। अच्छा, कि गुरुजी आज तक जितना भी हमने पढ़ा है एक बार उसको सबको रिकॉल कराइए, कोशिश करते हैं। सर की और की में क्या अंतर है? यानी एक और सवाल है, अच्छा सवाल है कि सर छोटी वाली की का प्रयोग कहाँ होता है और बड़ी वाली की का प्रयोग कहाँ होता है? गुरुजी अर्ध विराम चिन्ह में दिक्कत हो रही है, अर्ध विराम चिन्ह में दिक्कत हो रही है। पर्यायों के सूक्ष्म अंतर से संबंधित ना एक पीडीएफ आपके पास होगी, उसको जरा देखने का प्रयास करिए, पढ़ने का प्रयास करिए, चीजें सॉल्व होंगी उससे। देखिए अभी ना पहले हम इन सवालों पर बात करते हैं, फिर आपके अगले डाउट लेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए कमेंट स्टॉप करना, अभी डाउट थोड़ा सा मत लिखना, डाउट के अलावा कुछ भी बात कर सकते हैं।
अभी पहले इन पर बात करते हैं, इसके बाद फिर आएंगे फिर अगले डाउट पर, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक सवाल आ रहा है कि गुरुजी विराम चिन्ह में बड़ी दिक्कत हो रही है, और किसी ने पूछा कि गुरुजी अर्ध विराम चिन्ह समझ में नहीं आ रहा। विराम चिन्ह के बारे में अच्छा मुझे बताइए, ये 5 विराम चिन्ह कौन से हैं जो कि मुख्य हैं, जिनका सर्वाधिक प्रयोग होता है। एक है सर हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। कौन सा है? एक है पूर्ण विराम चिन्ह जो कि मुख्य है, जिसे विराम चिन्हों का पिता भी कहते हैं, जो कि हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग भी होता है। हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह यही है, पूर्ण विराम चिन्ह। सर इसका जो सांकेतिक चिन्ह होता है कुछ एक खड़ी पाई की तरह होता है, ऐसे बिल्कुल खड़ा हुए डंडे, खड़े हुए डंडे, इसे बोल देते हैं खड़ी पाई, ठीक है ना। इसकी तरह इसका प्रयोग होता है, और ये वहां प्रयोग होता है जहां पर वाक्य के तार टूट जाते हैं। तार टूट जाते हो यानी जहां पर वाक्य अपनी अंतिम गति लेता हो, अंतिम सांस लेता हो। सामान्यतः वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग होता है, सामान्यतः वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग होता है। लेकिन जब कोई वाक्य में प्रश्न पूछा जाए या फिर कोई विस्मयादि बोधक वाक्य हो, तो कुछ स्थिति में उनके अंत में यह प्रयोग नहीं होता। भाई जहां पर प्रश्न पूछा जाएगा तो अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, विस्मयादि वाला वाक्य अगर अंत में आएगा तो उसके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, फिर इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। इसका जो प्रयोग है सर वाक्य के अंत में होता है, और इसकी जगह पर इंग्लिश में एक विराम चिन्ह प्रयोग होता है जो कि फुल स्टॉप है। जहां पर इंग्लिश वाली पंक्ति पूरी की पूरी लाइन खत्म होती है, वहां पर उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं कि हाँ अब हमारी लाइन खत्म हो गई, अब जो इंग्लिश वाला वाक्य है वो खत्म हो गया, फुल स्टॉप के साथ सूचित करते हैं। हिंदी में गलती से भी फुल स्टॉप का प्रयोग मत करना। एक परीक्षा थी जहां पर एक सवाल आया था कि जिस तरीके से हिंदी में कई बार पूर्ण विराम की जगह किस विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं जहां पर वाक्य खत्म होता है, उस समय उसका उत्तर दे दिया था फुल स्टॉप। लेकिन बाद में जब रिट दायर हुई तो इस सवाल को अयोग्य घोषित कर दिया कि ये जो चिन्ह है ना, ये क्या है, ये अमानक है, हिंदी के लिए अमानक है। बस यही एक चिन्ह है जो कि इंग्लिश से नहीं आया, बाकी के 19 के 19 जो भी थे ना वो सभी इंग्लिश से आए हैं, ये संस्कृत से आया है। अच्छी बात है। इसके बाद जो दूसरा विराम चिन्ह जो मुख्य बनता है उसका नाम है अल्प विराम चिन्ह। क्या नाम है? अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हमने पढ़ा था कि सर जहां पर एक समान प्रवृत्ति के शब्दों की आवृत्ति होती है, एक समान प्रवृत्ति के शब्द, और उसमें भी मैंने ये कहा था कि जहां पर किंतु, परंतु, लेकिन इस प्रकार के शब्द आते हों, उससे पहले 101% क्या आता है, उससे पहले एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन, किंतु, परंतु इस तरीके के शब्द जहां पर मैंने कहा, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, तुम खाना खाते तो अच्छा होता, तुम खाना खाते तो अच्छा होता। चयन करके बताइए कि क्या ये वाला वाक्य सही है। एक और वाक्य मैंने लिखा, वह आगरा गया लेकिन वह आगरा गया लेकिन कार्य सफल नहीं हो सका, सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। वह आगरा गया लेकिन कार्य सफल नहीं हुआ। ये दो वाक्य आपके सामने, विराम चिन्हों का व्यवस्थित क्रम बताने का प्रयास करना। तीसरा जो विराम चिन्ह था उसको हमने कहा था कि सर ये अर्ध विराम चिन्ह है। कौन सा विराम चिन्ह है? अर्ध विराम चिन्ह। और अर्ध विराम चिन्ह को हमने कुछ इस तरीके से बताया, और मैंने कहा था जहां पर आधे समय रुकने की आवश्यकता हो, आधे समय अर्थात जो भी परिभाषा लिखते हैं, सामान्यतः जैसे ही हमने है देखा तो है देखते ही हमारी प्रवृत्ति होती है कि ये पूर्ण विराम चिन्ह हम लगाते हैं, है के बाद तुरंत पूर्ण विराम चिन्ह हम लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे बताइए कि एक वाक्य लिखा मैंने कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रयोग नाम संज्ञा कहलाते हैं।
और आपने जैसे ही देखा है और तुरंत वहां पर लगा दिया पूर्ण विराम चिन्ह, फिर लिखा है यहां पर आपने जैसे, जैसे के साथ आपने कुछ नाम लिखे। जैसे मैंने एक नाम लिख दिया ये पेन जो मेरे हाथ में है, एक नाम लिखा मैंने लड़का, एक नाम लिखा मैंने गंगा, यानी जितने भी नाम। और इसके बाद मैंने आदि शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया मैंने आदि शब्द का प्रयोग कर दिया। अब मुझे बताइए इस वाक्य में क्या गलती है। अब देखिए इन तीनों वाक्यों को जरा देखिए। तुम खाते तो अच्छा होता, तुम खाते यानी तुम खाना खाते, खाते मतलब कुछ खाने की बात करी जा रही है। तुम खाते तो अच्छा होता, क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और जहां पर भी अगर मैं इस तो को हटा दूं, तो को हटा दूं, अब इस स्थिति में यहां पर एक विराम चिन्ह कार्य कर सकता है। तुम खाते, ये फिर तो की तरह कार्य करेगा। तुम खाते अच्छा होता, जहां पर तो, जो, सो इनको हटा दिया जाए और उसकी जगह पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम चिन्ह का। इसकी बात करूं तो यहां पर लेकिन है, लेकिन से पहले, लेकिन, किंतु, परंतु, इनसे पहले एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होना अनिवार्य होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रयोग नाम संज्ञा कहलाते हैं। देखने में तो लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन वाक्य हमारा यहां खत्म थोड़ी ना हो गया। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल दिए जो कि इसी से संबंधित थे। इस स्थिति को कहते हैं कि सर यहां पर अभी वाक्य आधा खत्म हुआ है, और अगर आधा खत्म हुआ है तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? एक अर्धविराम चिन्ह। यहां वाक्य पूरी तरीके से खत्म हुआ है तो यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। छोटी छोटी सी गलतियां कर बैठते हैं। एक जो चौथा बताया था उसका नाम था कि सर प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा था? प्रश्नवाचक। ये मुख्य के अंतर्गत आ जाता है प्रश्नवाचक, जहां पर सर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो पांचवा था वो था विस्मय बोधक चिन्ह। कौन सा था? विस्मय बोधक। ये 5 विराम चिन्ह मुख्य हैं जिनका प्रयोग हिंदी में सामान्यता होता है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जहां पर हर्ष, शोक, घृणा आदि के भावों को प्रदर्शित किया जाए। एक और था जिसके बारे में अक्सर दिक्कत होती है, ये है उपविराम चिन्ह। और उपविराम चिन्ह को मुख्य विराम चिन्ह के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। कुछ लोग तो इसको विराम चिन्ह ही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि विराम चिन्ह नहीं है, विराम चिन्ह के उप मतलब समीप है, समीप मतलब उसके लगभग समान है, कोई विराम चिन्ह नहीं है ये वाला, ये 2 बिंदु से। तो सामान्यतः इसका प्रयोग कहां होता है? जब भी कोई पत्र लेखन करते हैं तो पत्र लेखन में विषय लिखते हैं, विषय, विषय के साथ 2 विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। एक तो विवरण चिन्ह कि जो भी हमारा विषय है पत्र लेखन का, हमने वो विषय लिखा। और अगर इस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया तो हम एक विराम चिन्ह का और प्रयोग करते हैं जो कि है उपविराम चिन्ह। कई बार आपने दिनांक लिखा होगा तो दिनांक लिखते समय भी इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर हम अपनी दिनांक लिख देते हैं कि हमारी दिनांक क्या है, उस पत्र पर क्या दिनांक आएगी। जैसे मैंने कहा कई बार जो समान तरीके के उपवाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे कि हम नेताजी के घर गए, हमने ये एग्जाम्पल किया भी था, नेताजी के घर गए, घर गए, और घर गए उनसे मुलाकात की, उनसे मुलाकात की, मुलाकात की, खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, समस्या का समाधान नहीं हुआ, समस्या का समाधान नहीं हुआ, समस्या का समाधान नहीं हुआ। जहां पर एक ही प्रवृत्ति के समान उपवाक्य जब जोड़े जाते हैं तब इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कि हम नेताजी के घर गए, घर जाने के बाद मैंने गलत लगा दिया, यहां पर क्या होगा? एक उपविराम चिन्ह आएगा, उपविराम चिन्ह के साथ उनसे मुलाकात हुई, खाना खाया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कई बार मैंने कहा कि इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? जहां पर चीजों की व्याख्या करनी होती है। मैंने कहा मां, मां, इस शब्द के बारे में हमें बताना है तो मैंने इस शब्द के आगे एक उपविराम चिन्ह लगाया। मैंने कहा ममता की मूरत है, ममता की मूरत है, मां ममता की मूरत है। मैंने लिखा विज्ञान वरदान है कि अभिशाप, वरदान है कि अभिशाप, अभिशाप।
इस तरीके के चिन्ह ना कई बार प्रयोग होते हैं और कई बार दिक्कत भी करते हैं। तो एक बार उस पीडीएफ को एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करना जहां पर इन विराम चिन्हों से संबंधित जानकारी दी गई है। मुश्किल से 4-5 दिन पहले वो पीडीएफ अपलोड हुई होगी, बाकी के बैचेस में तो पहले ही अपलोड हो गई थी। कुछ एक आध बैच छूट गया था, उसमें 4-5 दिन पहले अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा और कोई विराम चिन्ह जिसमें दिक्कत हो रही हो, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, यानी इसके साथ साथ अगर इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसका प्रयोग कहा था कि सर किसी भी किताब का शीर्षक, समाचार पत्रों के नाम या फिर किसी भी शब्द पर बल देने के लिए इसका प्रयोग होता है, या उपनाम लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बातों को प्रदर्शित करने के लिए होता है, लिखने के लिए होता है। जैसे मानकर चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उनके द्वारा कही गई बात को किस विराम चिन्ह में लिखा जाएगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह में। गलत वाले वाक्य में क्या होता है कि उन किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत होती है। किस में लिखी जाती है, दोहरा उद्धरण चिन्ह में। ओके, ऐसे कब स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कब स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा कल। आप ही ने कहा था कि डाउट सेशन करिए सर, वरना ऐसे आज स्टार्ट होता। ठीक है गुरुजी, मैंने अभी ब्रश नहीं किया है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ब्रश नहीं किया है। विराम चिन्ह की बात करें तो अर्धविराम चिन्ह का जो प्रयोग है ना, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग आधे समय रुकने के लिए होता है, जहां पर समानता है के बाद इसका प्रयोग होता है जब आगे कुछ और बताना हो। आगे चलते हैं। पर्यायवाची शब्द में, पर्यायवाची शब्द हमने ये कहा था कि एक तो हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार पर देवी देवताओं के नाम, उसके साथ साथ ऐसे कोई जानवर जिनको पाला जा सकता है या फिर जिनका किस्से कहानियों में प्रयोग होता है। पाले जाने वाले जानवर अर्थात कुत्ता है, बिल्ली है और गाय है, इस तरीके के जानवर, किस्से कहानियों वाले जानवर जैसे शेर है, भेड़िया है, हिरण है, हाथी है, ये जानवर। उसके साथ साथ एक ऐसे नाम जिनका प्रयोग हम किसी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए करते हैं, कमल है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, इस तरीके के पर्यायवाची। और आजकल एक नई कैटेगरी बनी है जो कि भाववाचक संज्ञाएं पूछी जाती हैं, भाववाचक संज्ञाएं पूछे जाने लगी हैं, और या फिर कुछ कुछ विशेषण भी पूछे जाने लगे हैं। क्या पूछे जाने लगे, विशेषण। ज्यादातर भाववाचक संज्ञा आती हैं कि बताइए दुख का पर्यायवाची क्या होगा, हर्ष का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए शोक का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए शांत का पर्यायवाची क्या होगा। इस तरीके से इसके पर्यायवाची आजकल आते हैं। ठीक है, एक सवाल कि सर मुहावरे का, अच्छा डा और डा का प्रयोग, ये भी एक अच्छा सवाल आपने पूछा कि सर कब कब इनके नीचे नुक्ता आएगा और कब कब इनके नीचे नुक्ता नहीं आएगा। ये एक समस्या कि कब कब सर डा के नीचे नुक्ता होगा, कब कब इनके नीचे नुक्ता नहीं होगा। तो पहले तो इनका नाम समझिए, इन्हें कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं इनको, उच्छिप्त व्यंजन। और उच्छिप्त व्यंजनों के बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा, इनका प्रयोग या तो किसी शब्द के बीच में होगा, या तो किसी शब्द के बीच में होगा, या किसी शब्द के अंत में होगा, या किसी शब्द के अंत में होगा। और ये हिंदी में बनी हुई ध्वनियां हैं, यानी इनसे बनने वाले शब्द किस भाषा के होंगे, हिंदी के। कभी संस्कृत भाषा के शब्द नहीं होंगे क्योंकि ये संस्कृत में थे ही नहीं, संस्कृत में नुक्ता था ही नहीं, तो संस्कृत में कभी नुक्ता प्रयोग नहीं होगा। हिंदी वाले शब्द होंगे। जैसे एक शब्द लिखा मैंने बीच में इनका प्रयोग, जैसे मैंने एक शब्द लिखा लड़का, लड़के के बीच में, यानी इस डा के बीच में इस नुक्ते का प्रयोग हुआ है। शब्द के अंत में, यानी एक शब्द लिखा मैंने पेड़, इसके अंत में इसका प्रयोग हुआ है। कभी भी इसका प्रयोग शब्द की शुरुआत में नहीं हो सकता, शुरुआत में इसका प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे एक वाक्य में ऐसे लिखकर आया था डमरू, डमरू बोला डम डम डम, कुछ इस तरीके का वाक्य था, लेकिन इसी तरीके का शब्द था। याद रखिएगा, अगर प्रारंभ वाले शब्द के आगे नुक्ता लगा है तो वो वाक्य ही गलत है, वो शब्द ही गलत है। कभी भी इसका प्रयोग शब्द की शुरुआत में नहीं हो सकता। किस में नहीं हो सकता, शब्द की शुरुआत में। अब डमरू सही है, शुरुआत में इसका प्रयोग नहीं होगा, या तो इसका प्रयोग बीच में होगा या फिर इसका प्रयोग अंत में होगा, अशुद्धि वाले वाक्य में आता है। एक और व्यंजन होते हैं जिनके नीचे हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं कुछ इस तरीके से। एक होता है का, कई बार आपने का के नीचे नुक्ता देखा होगा, खा के नीचे देखा होगा, गा के नीचे देखा होगा, जा के नीचे देखा होगा और फा के नीचे देखा होगा। इन 5 व्यंजनों को कहते हैं आगत व्यंजन, जो कि हमने अरबी फारसी भाषा से ग्रहित किए हैं। ये क्या कहे जाते हैं, आगत व्यंजन कहे जाते हैं। और इनका प्रयोग सर प्रारंभ में हो सकता है, लेकिन डा और ढा का प्रयोग प्रारंभ में नुक्ता के साथ नहीं होगा। और डा और ढा नुक्ता के साथ आ रहे हैं प्रारंभ में, शुरुआत में, शब्द गलत है, वाक्य गलत है।
लेकिन इनका प्रयोग, जैसे एक शब्द लिखा मैंने जरा और एक शब्द लिखा मैंने जरा, एक शब्द लिखा मैंने ज्यादा और एक शब्द लिखा मैंने ज्यादा, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। पहले वाले जरा की अगर बात करेंगे तो उस वाले जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, इस वाले जरा का अर्थ क्या है, बुढ़ापा, यानी वृद्धावस्था को कहा जाता है। इस वाले जरा का अर्थ क्या होगा, इस वाले जरा का अर्थ होगा थोड़ा, दोनों में अंतर भी है। इसका उच्चारण होगा जे के साथ, इसका उच्चारण होगा जेड के साथ, हल्के से घर्षण के साथ। एक का उच्चारण जरा और एक का जरा ऐसे होगा, हल्के से घर्षण के साथ। ज्यादा कहीं पर ऐसे लिखा है, ये ज्यादा गलत है। ज्यादा की वर्तनी जो शुद्ध होगी वो ये वाली वर्तनी शुद्ध होगी, ऐसे लिखते हैं ज्यादा। कैसे लिखते हैं, जा के नीचे नुक्ता का प्रयोग होता है। इन्हें कहते हैं आगत व्यंजन, जो कि सूचित करते हैं कि ये इनके उच्चारण में अरबी फारसी, जो कुछ अरबी फारसी के शब्द है ना, उनके उच्चारण को अलग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये नवीन विकसित दुनिया है, याद रखिए, ये अलग है और ये अलग है। ये तो हिंदी की दुनिया है, ये हिंदी की दुनिया है और वो अरबी फारसी की हैं, जिनके नीचे नुक्ता का प्रयोग होता है। गर्म वायु आती है उनके उच्चारण में, ऊष्मीय भी कहलाते हैं वो, ठीक है। और कोई सवाल, गुरु संप्रदान कर्म को का प्रयोग होता है, स्पष्ट कर दीजिए। संप्रदान और कर्म में को का प्रयोग होता है, स्पष्ट कर दीजिए। अच्छा, देखिए एक और सवाल आया आपका, अभी मैं इसको यहां पर लिख देते हैं कि सर संप्रदान कारक है, एक है संप्रदान कारक और एक है कर्म कारक। इन दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा कैसे है। एक और है सर अपादान कारक और एक है करण कारक। हालांकि आपकी परीक्षा से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों में भी से का प्रयोग होता है। अब यहां पर देखिए मुहावरे का वाक्य प्रयोग, मुहावरे के बारे में उस समय चीख चीख कर बताया था। अरबी भाषा का शब्द है, ये वाक्य के किसी भी हिस्से में प्रयोग हो सकता है, चाहो तो आगे वाले हिस्से में, चाहो तो बीच वाले हिस्से में, चाहो तो अंत वाले हिस्से में। जरूरी नहीं है कि मुहावरे का प्रयोग अंत में ही करोगे। जब वाक्य प्रयोग करोगे ना, जैसे मैंने कहा नाक का बाल होना, नाक का, ये यूपीएससी ने पूछा भी है, नाक का बाल होना। अब जरूरी नहीं है कि इसके संबंध में अगर कोई वाक्य बना रहे हैं तो अंत में ही इसका प्रयोग करेंगे कि वो उसके नाक के समान है, नाक के बाल के समान है, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में कर सकते हैं, मध्य में भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको वाक्यांश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको वाक्यांश कहते हैं, याद रखिए। एक सवाल आया कि सर संक्षेपण में दिक्कत हो रही है। संक्षेपण में दिक्कत हो सकती है। देखिए संक्षेपण जो है ना, एक तो इसमें समास शैली का प्रयोग होता है। किस शैली का, समास शैली का। याद रखिएगा कभी भी संक्षेपण उत्तम पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता। उत्तम पुरुष शैली अर्थात ऐसी शैली जिसमें मैं, मुझे, मेरा, मेरी, इस तरीके के शब्द समानता प्रयोग नहीं होते। अन्य पुरुष शैली में इसको लिखते हैं, यानी हम, हमारा, हमें, इस तरीके से। उत्तम पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता। समानता संक्षेपण 1/3 शब्दों में लिखा जाता है, यानी जो भी अवतरण गद्यांश में जितने भी शब्द हैं, एक मोटा मोटा रफली आइडिया लगाते हैं कि इसमें कितने शब्द हैं। एक लाइन में शब्द गिने, उसके आधार पर लाइन गिनी कि कितनी लाइन है, एक एवरेज आइडिया हो जाता है, इतने शब्द हैं। उसके लगभग 1/3 शब्दों में उसका संक्षिप्तीकरण, उसका छोटा रूप लिखा जाता है। और ध्यान रखिएगा संक्षिप्तीकरण यानी संक्षेपण और सार लेखन, सार लेखन यानी इन दोनों में अंतर है। सार लेखन और सारांश की बात करें, सारांश और संक्षेपण, उस समय भी मैंने बताया था। संक्षेपण शब्द टू शब्द होता है, यानी एक लाइन आपने पढ़ी, उसी को छोटा करके तुरंत लिखो। दूसरी लाइन पढ़ी आपने, तुरंत उसको छोटा करके लिखो। लेकिन जब हम सारांश लिखते हैं 1/4 शब्दों में, तो सारांश में क्या होता है, सारांश में आपने पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ा। गद्यांश पढ़ने के बाद आपको लगता है कि जो गद्यांश में अंतिम वाली लाइन है वो सबसे पहले मैं सारांश में लिखूंगा, आप प्रयोग कर सकते हैं। संक्षेपण में ऐसा नहीं होता। संक्षेपण जो होता है वो क्रम वाइज होता है और नियमित रूप से होता है। पहली लाइन पढ़ी है तो पहली लाइन को छोटा करके सबसे पहले ही संक्षेपण में वही प्रयोग होगी। फिर दूसरी लाइन पढ़ी है उसको छोटा करो, फिर उसे लिखो। क्रम वाइज होता है, जैसे गद्यांश में है वैसे यहीं पर है। 1/3 शब्दों में ये लिखा जाता है और सार लेखन 1/5 शब्दों यानी 1/2 शब्दों में, 1/2 शब्दों। ध्यान रखिएगा यहाँ पर समास शैली का प्रयोग होता है, यानी शब्दों को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा किए जाने की आवश्यकता होती है। एक सवाल आया कि सर एक शब्द है रू और एक शब्द है रू, इन दोनों में अंतर बताइए। कहां पर बड़ा ऊ आएगा, कहां पर छोटा ऊ। मैंने एक शब्द लिखा रुपया, क्या लिखा मैंने, रुपया। एक शब्द लिखा जी मैंने रुपया,
क्या लिखा, रुपया। इन दोनों में से सही बताना है आपको। एक शब्द लिखा मैंने दारू, क्या लिखा मैंने, एक शब्द लिखा दारू और एक शब्द लिखा दारू, दोनों में से शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा होगा। उत्तर बताइए कौन सा शुद्ध होगा। इन दोनों में से शुद्ध बताइए, इन दोनों में से कौन सा शुद्ध है, आपको कौन से शुद्ध लग रहे हैं। एक शब्द लिखा गुरु, एक शब्द लिखा गुरु। देखो इसको पहचान पाना अपने आप में एक महारत है। अगर रा पर ऐसी घुंडी वाली मात्रा लगी है, ऐसी घुंडी वाली, तब तो इसका अर्थ है कि इस पर बड़े यू की मात्रा आई है। अगर रा पर ऐसे एक मात्रा आई है जो कि तुरंत नीचे की तरफ चली गई है, इसका अर्थ है कि इस पर छोटे यू की मात्रा लगी है। यहां पर छोटे यू की मात्रा है, यहां पर बड़े यू की मात्रा है, अंतर है। तो रुपया जो जिस पर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ये बिल्कुल सही है, बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग रुपया पर नहीं होता है, ठीक है, रुपया पर नहीं हो। इसी तरीके से गुरु पर बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग नहीं होता, छोटे ऊ की मात्रा का गुरु पर प्रयोग होता है। दारू की अगर बात करें, दारू ये भी सही है, दारू ये भी सही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस वाली दारू का अर्थ क्या होगा जिस पर छोटे ऊ की मात्रा है, इसका अर्थ होता है शराब, इसका अर्थ क्या होता है शराब, और इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा रुकिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, दारू और दारू, ये जो बड़ी वाली दारू है इसका अर्थ होता है शराब, क्या होता है शराब, और छोटी वाली दारू का अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी यानी काष्ठ, काष्ठ यानी एक प्रकार की पेड़ की लकड़ी, पेड़ की लकड़ी। इसी दारू को फिर बाद में आसव कहते हैं, क्या कहते हैं, आसव कहते हैं, इसी को हाला कहते हैं, इसी को वारुणी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को वारुणी कहते हैं, इसी को मद कहते हैं, सोमरस कहते हैं, सुरा कहते हैं, बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए, बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन हमें क्या समझना है, इन दोनों का प्रयोग। अब इन दोनों के प्रयोग से, अब देखिए एक संपादकीय वाला पेज आता है, एडिटोरियल वाला, कोई भी हिंदी का आपको न्यूज़पेपर ले लेना है, चाहे पुराना हो चाहे कुछ भी हो, आजकल तो पीडीएफ इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं, उनको 10-20 मिनट पढ़ने का प्रयास करिएगा। एडिटोरियल वाला जो भी पेज है, जो कि हमें निबंध में भी बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा निबंध में, ठीक है ना। एडिटोरियल वाला जो संपादकीय लेख जो लिखते हैं ना लोग, उस पेज को मुश्किल से 10 से 20 मिनट पढ़ना है। वहां पर ऐसे शब्दों पर जितनी प्रैक्टिस हो पाएगी उतना ही कम है, केवल प्रैक्टिस का गेम है। आगे चलते हैं। उसके बाद एक और सवाल आया कि गुरुजी गद्यांश के आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है। यहां तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि उस सवाल का उत्तर उसी गद्यांश में निहित है जो कि आपने पढ़ा है। अलग से थोड़ी ना सोच कर लिखना है, केवल इतना सा सोचना है कि मैं क्या क्या बिंदु बना पाऊं जिसके संबंध में इसका उत्तर आ जाए। कोई की पॉइंट ढूंढने हैं कि सर इस की पॉइंट को बनाते हुए मैं एक हेडिंग बनाऊंगा और मैं अपना उत्तर लिख कर आऊंगा, उसी गद्यांश में उसका उत्तर है। अलग से थोड़ी ना ढूंढना है कि सोच कर लिखना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस थोड़े से शब्दों को परिवर्तित करते हुए उसी को उत्तर लिखना है, लेकिन हेडिंग बनाते हुए। और ये भी आवश्यकता नहीं है कि हर एक सवाल में आप कुछ की पॉइंट कुछ हेडिंग बनाए, बिल्कुल नहीं। जहां पर आपको लगता है कि सर इसका उत्तर हम बिना हेडिंग बनाए कर सकते हैं, जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। अच्छा, उस एक और सवाल है लोकोक्ति। लोकोक्ति सामान्यतः बहुत कम आपकी परीक्षाओं में आती है, ज्यादातर मुहावरे आते हैं, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग हो तो एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि लोकोक्ति ना तो वाक्य के, जब वाक्य प्रयोग करोगे, ना तो शुरुआत वाले हिस्से में होगी, ना ही मध्य वाले हिस्से में होगी। समानता प्रयास करते हैं कि लोकोक्ति का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में। जैसे एक लोकोक्ति मैंने कही पूर्ण वाक्य होती है, पूरे पूरे वाक्य के समान लगती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पूरा का पूरा वाक्य है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोग आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं। अगर इसका किसी वाक्य में प्रयोग करना हो, जैसे मैंने हमारे कंप्यूटर जी से कहा कि आपको यहाँ पर डांस करके दिखाना है, डांस क्या कोई और भी क्षेत्र हो सकता है, मैंने कहा कि आपको यहाँ पर वर्कआउट करके दिखाना है, तो ये बोले कि नहीं सर मैं इस जगह पर वर्कआउट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर एसी चल रही है, क्योंकि यहां पर एसी चल रही है। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे कि एसी को दोष दिया जा रहा है। इसको कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वर्कआउट करना आता नहीं है और कह रहे हैं कि एसी चल रही है इसलिए मैं वर्कआउट नहीं करूंगा। अलग अलग स्थिति हो सकती है, ठीक है। यानी बहाना जो बनाने की स्थिति होती है, किसी और चीज पर दोषारोपण करने की स्थिति होती है कि इसकी वजह से मैं कार्य नहीं कर पा रहा, उसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आता नहीं है, बहाने लगा रहे हैं। वाक्य के अंत में फिर इस लोकोक्ति का प्रयोग होगा। एक और सवाल आया कि सर छोटी की और बड़ी की में क्या अंतर है। एक शब्द लिखा मैंने पत्नी, क्या शब्द लिखा मैंने पत्नी, और एक शब्द लिखा जी मैंने पत्नी। एक पर छोटी की मात्रा है, एक पर बड़ी की मात्रा है। एक शब्द और लिखा मैंने लड़की,
क्या लिखा, लड़की, और एक शब्द लिखा मैंने लड़की, एक पर छोटी ई की मात्रा, एक पर बड़ी ई की। कई बार वाक्यों में भी प्रयोग होती है ये वाली की और ये वाली की, ठीक है ना, ये वाली की और ये वाली की, डायरेक्ट ही प्रयोग होती है, ठीक है। अब जैसे देखिए, आपको चयन करना है कि सर अगर इनसे मिलकर शब्द बनेंगे तो कुछ इस प्रकार के शब्द बनेंगे। इसका नाम होता है, इसे हम कहते हैं कि सर ये एक प्रकार के मिश्र वाक्य की निर्माण करता है, इस वाक्य की मिश्र वाक्य की निर्माण करता है, और यहां से संबंध पता चलता है। क्या पता चलता है, संबंध के बारे में पता चलता है। ये एक संबंध प्रदर्शित करती है। मैंने कहा रामू की बकरी मर गई, रामू की बकरी मर गई, एक वाक्य लिखा मैंने, रामू की बकरी मर गई, रामू की बकरी मर गई। यहां पर ये की का प्रयोग किया गया जो कि बड़ी की है। इसका अर्थ क्या है कि सर मैं संबंध दिखा रहा हूं कि किसकी बकरी थी, रामू की बकरी थी। ये संबंध के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए, संबंध के लिए। और उस वाले की बात करें तो एक तरीके के अलगाव यानी तुलनात्मक अवस्था के लिए प्रयोग होता है, एक तरीके के अलगाव यानी एक तरीके की बहस करने के लिए। साथ के साथ इससे पहले कई बार ता शब्द का भी प्रयोग होता है, ताकि शब्द का प्रयोग करते हैं, ताकि मैं ऐसा कर सकूं, ताकि मैं वैसा कर सकूं, इस तरीके के शब्द। तो वो एक तरीके के मिश्र वाक्य के निर्माण, जहां पर आश्रित उपवाक्य प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। समानता, जो की, सो की, इस तरीके से वहां पर इसका प्रयोग होता है। अगर वाक्य प्रयोग, अगर शब्दों में प्रयोग में देखें तो पत्नी एक ये है जिस पर छोटी की है, एक पर बड़ी ई है, एक पर सर बड़ी ई है, एक पर छोटी की है। कौन सा वाला सही हो जाएगा, कौन सा शुद्ध हो सकता है, कौन सा शुद्ध होगा। तो अगर इस वाली पत्नी की बात करें तो यहां पर पत्नी पर छोटी ई की मात्रा, यहां पर पत्नी पर बड़ी ई की मात्रा, यहाँ छोटी ई की मात्रा, यहां पर बड़ी ई की मात्रा। तो शब्द में अगर प्रयोग हो तो ये शब्द तो अशुद्ध है, ये शब्द तो अशुद्ध है। पत्नी पर कभी छोटी ई की मात्रा नहीं आती, क्योंकि पत्नी कभी छोटे मोटे कार्य करती है क्या, नहीं, पत्नी करती है बड़े बड़े कार्य, तो हमेशा इस पर बड़ी ई की मात्रा आएगी। इसी तरीके से लड़की, लड़की क्या है, यहां पर छोटी ई की मात्रा है, कभी भी लड़की क्या नहीं, लड़की छोटे मोटे कार्य थोड़ी ना करती हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं। तो बड़ी ई की मात्रा आती है जी, किसकी मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो बड़ी ई की मात्रा, लेकिन उस वाले वाक्य की बात करें, बड़ी वाली की का प्रयोग हमेशा याद रखिएगा संबंध के लिए, उसका प्रयोग एक तरीके के अलगाव के लिए प्रयोग होता है, जो कि मिश्र वाक्य को सूचित करती है। किसे सूचित करती है, मिश्र वाक्य को। एक और सवाल था जी आपका कि सर संप्रदान कारक में भी को का प्रयोग होता है और कर्म कारक में भी को का प्रयोग होता है। एक वाक्य लिखा मैंने, जरा देखिए, कुछ कुछ वाक्य ना आपको परेशान कर सकते हैं, आपको लगेगा कि सर क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, ठीक है। एक वाक्य लिखा मैंने, लिखा राधा, राधा फोन, फोन पर बात कर रही है, बात कर रही है। एक वाक्य ये है। दूसरा वाक्य लिखा है राजा, राजा प्रजा को कंबल बांटता है, राजा प्रजा को कंबल बांटता है। रामू को पकड़ो। एक वाक्य और लिखा मैंने कि मां बच्चे को कपड़े खरीदती है या फिर कपड़े दिलाती है। ये कुछ वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों को जरा ध्यान से देखिए। एक वाक्य है सर, राधा फोन पर बात कर रही है, राजा प्रजा को कंबल बांटता है, रामू को कपड़े, रामू को पकड़ो, मां बच्चे को कपड़े दिलाती है। हमने अभी अभी एक चीज देखी कि सर एक है संप्रदान, एक है सर कर्म कारक। कर्म कारक में सर को विभक्ति का प्रयोग होता है, और संप्रदान में एक तो को भी होता है और के लिए भी होता है। क्या होता है, के लिए। ये दोनों प्रयोग होती हैं के लिए, ध्यान रखिए। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि संप्रदान में क्या है, दान।
संप्रदान, जहां पर भी दान करने का भाव प्रदर्शित होगा, जहां पर भी कुछ दिलाने का भाव प्रदर्शित होगा, वहां पर संप्रदान होगा। चाहे तो के लिए आ जाए, चाहे को आ जाए, हालांकि को का जो प्रयोग होगा वो इसी अर्थ में होगा के लिए। लेकिन छोटी सी बात याद रखनी है कि यहां पर दान देने का भाव है। किसका भाव है? दान देने का। मैंने कहा राजा प्रजा को कंबल बांटता है, क्या यहां पर दान देने का भाव नहीं है? राजा प्रजा को कंबल बांटता है, क्या यहां पर दान देने का भाव नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। इस को का अर्थ भी के लिए है, इस को का अर्थ भी के लिए, लेकिन इस वाले को का अर्थ के लिए नहीं होगा। रामू के लिए पकड़ो, रामू के लिए पकड़ो, इसका अर्थ हो जाएगा क्या के लिए? इसका अर्थ के लिए होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या यहां दान देने का भाव है कि रामू को पकड़ो, क्या मैं दान दे रहा हूं? लेकिन सर यहां पर दान देने का भाव है। राजा ने प्रजा को कंबल बांटे, जहां पर दान देने का भाव होगा वहां संप्रदान होगा। और को की स्थान पर आप के लिए बिल्कुल बेझिझक प्रयोग कर सकते हो, बेझिझक। अब क्या मैं यहां पर को की जगह के लिए प्रयोग कर सकता हूं? प्रयोग कर सकता हूं कि मां बच्चे के लिए कपड़े दिलाती है, बिल्कुल प्रयोग कर सकता हूं। संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान। इस स्थिति की बात करूं, संप्रदान कारक है। इस स्थिति की बात करूं सर, यहां पर इसके स्थान पर के लिए नहीं आ सकता, कोई भी दान देने का भाव नहीं है, कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कर्म के बारे में जानकारी देने के लिए आया। एक और सवाल आया था, एक और सवाल, और कौन सा था? एक और सवाल कि सर अपादान करण और से। अच्छा, इस वाले वाक्य को भी देखो कि राधा फोन पर बात कर रही है, राधा फोन पर बात कर रही है। कारक की स्थिति की अगर बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये वाला वाक्य गलत है। वास्तव में लोक व्यवहार की भाषा से देखें तब तो सही हो सकता है, लेकिन वैसे व्याकरण संबंध गलत है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर क्या होगा? राधा फोन पर नहीं, राधा फोन से बात कर रही है, से शब्द का प्रयोग होगा। शायद ये हमने किया भी होगा, पहले किया था ना, अच्छी बात है। अब एक बार फिर से अपने सवाल पूछने का प्रयास करिए, और जेन्युइन सवाल होने चाहिए। जेन्युइन से मेरा अर्थ ये है कि वास्तव में जहां पर दिक्कत हो रही है, वास्तव में जहां से दिक्कत हो रही है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी, कि गुरुजी आज आपने क्या पहना है, गुरुजी 101 की कॉल करोगी, क्या कह रहे हैं? यदि सर किन्हीं कारण से एक दो दिन नहीं पढ़ा तो मेरा मन पागल ऐसा करता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु स्वस्थ और स्तुति का विलोम। एक सवाल अनिकेत जी पूछ रहे हैं, गुरु जी स्वस्थ, स्वस्थ और स्तुति, स्तुति का विलोम बताइए और स्वस्थ का विलोम बताइए। अगर आपको भी लगे ना, जिसकी आपके बैच में अगर चैट चल रही है और आपको उस सवालों का उत्तर पता है, तो एक दूसरे की सहायता करते रहिएगा। पूरी 15 अगस्त को दिल्ली जाना है झंडा फहराने के लिए, वहां आने के बाद अंग्रेजी अनिवार्य शुरू करूंगा पढ़ना, आप सब आ जाना। हे भगवान। गुरुजी राइटिंग को गुड एक्सीलेंट कैसे बनाए, कुछ टिप्स बता दीजिए। पहले राइटिंग, राइटिंग के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हो। मेरी राइटिंग ऐसी है कि मैं लिखूं ईसा, मैंने क्या लिखा? लिखूं ईसा और उसको पढ़ता हूं मूसा। क्या पढ़ता हूं? लिखता हूं ईसा, पढ़ता हूं मूसा। इसका अर्थ है सुंदरता का अभाव, लिखावट में सुंदरता का अभाव। कि लिखता हूं ईसा, पढ़ता हूं उसको मूसा, लिखावट में सुंदरता का अभाव है। हालांकि मैं इस पर काम कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे कोर्स भी खरीद रखे हैं कि अपनी हैंड राइटिंग को सुंदर कैसे बनाएं। बहुत सारे कोर्स, कम से कम 3 से 4 कोर्स मैंने परचेज कर रखे हैं अलग अलग साइट से। तो वहां पर क्या है कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उनके लिए ना समय नहीं मिल पाता, अपने सब्जेक्ट से ही समय नहीं मिल पाता कि उन क्लासेस को अटेंड किया जाए। केवल ये प्रैक्टिस का कार्य है। एक होता है कि काला अक्षर भैंस बराबर, उसे कहते हैं कि बिना पढ़ा लिखा होना। ये सभी के सभी मुहावरे हैं, ये सभी के सभी मुहावरे हैं कि लिखे ईसा पढ़े मूसा, यानी वो बुद्धिमान है लेकिन उसकी राइटिंग खराब है। अगर आपकी राइटिंग खराब है, उस पर थोड़ा सा घमंड करिएगा। बड़े बड़े लोगों की राइटिंग खराब होती है, छोटे मोटे लोगों की राइटिंग खराब नहीं होती। महात्मा गांधी जी की पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वो वहां पर कहते हैं कि मेरी भी राइटिंग खराब है, महात्मा गांधी की राइटिंग खराब है, बड़े बड़े लोगों की राइटिंग खराब होती है। अब्राहम लिंकन की राइटिंग खराब थी, ठीक है ना? हाँ सर जी, प्रयोग और उपयोग में क्या अंतर होगा? एक सवाल था स्तुति और स्वस्थ का विलोम। देखिए स्वस्थ की अगर मैं बात करूं, स्वस्थ के देख कई बार क्या होता है ना, शब्द के प्रारंभ में आ नामक उपसर्ग लगाने से नहीं में अर्थ आता है। किस में अर्थ आता है? नहीं में। स्वस्थ कोई है तो उसके आगे अ उपसर्ग लगा दो, अस्वस्थ हो जाएगा। और एक है प्रयोग और गुरुजी स्पीड रिवीजन। गुरुजी मुहावरा एक बार समझा दो प्लीज, सुनील जी कह रहे हैं। सर जी खाना खा लीजिए, गुरुजी पीडीएफ।
सर जी द्रव्यवाचक शब्द का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। आपको डाउट पूछना ही नहीं आता। देखिए अभी तक एक जेन्युइन डाउट लगा कि गुरुजी द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी ने कहा कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अगर पर्यायवाची पूछे जाए, और पर्यायवाची कह रहे थे या एक वचन बहुवचन में प्रयोग पूछ रहे थे, ठीक तरीके से मैं देख नहीं पाया, लेकिन एक शब्द दिख गया कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं के बारे में एक डाउट था। गुरुजी सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाले सा के उच्चारण, कि सर सीटी वाला सा है, षटकोण वाला सा है, सवाल वाला सा है, इनके उच्चारण में दिक्कत होती है कि कौन सा किस भाग से उच्चारित होगा, ये सभी को दिक्कत होती है। वास्तव में इस तरीके के डाउट हैं कि कई बार सर इनमें से अगर पहले लिखना हो, जैसे मैंने एक शब्द लिखा शासन, क्या लिखा मैंने, एक शब्द लिखा मैंने शासन, क्या मैंने सही लिखा है शासन। एक शब्द लिखा जी मैंने मॉरिशस, क्या लिखा मैंने मॉरिशस, क्या मैंने मॉरिशस सही लिखा है, सही लिखे हैं शब्द, सही लिखे हैं, नहीं गलत लिखे हैं। कई बार क्या होता है इनका क्रम ना ऐसे ही होता है, पहले सीटी वाला सा आएगा, फिर षटकोण वाला सा, फिर सवाल वाला सा। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो सबसे पहले सीटी वाले सा का प्रयोग होता है, अब शासन सही है। अगर मॉरिशस ऐसे लिखना हो तो सर मॉरिशस में पहले सीटी वाला सा आता है, बाद में सवाल वाला सा। जहां पर मतभेद की स्थिति हो तो हमेशा पहले कौन सा आएगा, हमेशा पहले आएगा सीटी वाला सा, उसके बाद सवाल वाले सा का प्रयोग होता है। उच्चारण स्थान की बात करें तो याद रखिए ये जो सीटी वाला सा है, जीभ को तालू के पास लेकर जाओ, तालू के साथ बोला जाता है। जहां से च छ जा बोलते हैं ना, उसी स्थान को स बोलने में क्या कराओ, स्पर्श कराओ, श। जीभ को तालू से स्पर्श कराने का प्रयास करिए। हालांकि तालू से स्पर्श करने के बीच में क्या होगा, बीच में वायु का एक क्षेत्र आएगा जहां पर हल्की सी वायु आएगी। जरा बोल कर देखिए श, तो बीच में क्या होगा कि सर जब जीव तालू को स्पर्श करेगी तो एक हवा की लेयर बनेगी, उसी के कारण घर्षण होता है और इसको बोलने में मुंह से गर्म वायु बाहर आती है, उसमें वर्ड है। इसके उच्चारण में जीव मूर्धा को स्पर्श करती है। अब सर ये मूर्धा क्या है, हमें मूर्धा नहीं पता। मूर्धा कहते हैं, जरा बोलकर देखिए ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ बोलने में जिस भी स्थान को जिह्वा छू रही है वो मूर्धा है। बोलो जरा ट ठ ड ढ, तो टठडा बोला, उस स्थान को किसने छुआ, जीव ने एक स्थान को छुआ, दांतों के जो ऊपर है, जीव के सामने ऊपर छत वाले भाग, उसे कहते हैं मूर्धा, तालू से आगे वाले भाग को, ठीक है ना। तो मूर्धा, इसके उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को उच्चारित कर दी है, और इसके उच्चारण में जीव को दंत से छुआओ, दांतों से छुआने का प्रयास करो कि जीव दांतों को छुएगी, तब जाकर इनका उच्चारण सही होता है। इसका उच्चारण तालू से होता है, इसका मूर्धा से होता है, इसका दंत से होता है। लेकिन समानता के आधार पर हम नहीं चयन कर पाते कि किसका उच्चारण क्या हो। जैसे इससे बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। एक सवाल जैसे देखिए मैंने पूछा आपसे, एक सवाल पूछा मैंने, ये रहा कोस और कोस। अब उच्चारण करने में ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों एक ही शब्द है, मैंने एक ही तरीके से बोला है। मैंने बोला है कोस और कोस, दोनों में एक ही, देखिए बड़ी ही बारीक तरीके से अंतर होता है, लेकिन अर्थ में भिन्नता हो जाती है। दोनों के अर्थ बताइए, दोनों के अर्थ क्या होंगे। इस कोस का जो अर्थ होगा, जो कि सीटी वाला सा है, जीव तालु को स्पर्श करेगी, इसका अर्थ होता है शब्द भंडार। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है शब्द भंडार। जैसे हम पढ़ते हैं ना शब्दकोश, तो वो ये वाला शब्दकोश है, शब्द भंडार इसका अर्थ होता है। और इस वाले कोश की बात करें, ये राजकोष है, यानी ये खजाने को कहते हैं। ये किसे कहा जाता है, ये कहते हैं सर खजाने को, एक प्रकार का खजाना है। दोनों का वाक्य प्रयोग बना सकते हो, दोनों समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द हैं, वाक्य प्रयोग में इनका चयन करिएगा। ठीक है, हाँ, वो वाला शब्द भंडार है और ये वाला एक तरीके का खजाना होता है। जैसे राजकोष है, राजकीय खजाना है, और वो शब्दकोश होगा, शब्दों का खजाना। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के शब्द हो सकते हैं। कुख्यात है, विख्यात है, जहां पर सर और अर्जुन बलराम, इनके मैंने पूछा था, मैंने हाँ अस्त है, अस्तु है, कुछ सवाल मैं लेकर आया था कि आज आपसे मैं पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल वाली पीडीएफ सभी ने पढ़ी है, ये जो अशुद्धि वाली पीडीएफ थी अपनी, गुरुजी उपर्युक्त और उपर्युक्त। हाँ देखो, इस तरीके के अगर आप सवाल पूछते हो ना तो अच्छा लगता है। वास्तव में डाउट पूछना शायद नहीं आता, जहां तक मैं सीख रहा हूं। एक देखो कितना अच्छा सवाल आया कि गुरुजी उपर्युक्त और उपयुक्त में क्या अंतर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक सवाल आया है उपर्युक्त, और एक सवाल है उपयुक्त, और एक और सब विकल्प लिख दिया उपरोक्त। ठीक है, उपरोक्त। इनमें अंतर क्या होता है। इस तरीके के सवाल वास्तव में परेशान करते हैं। अब जरा देखिए,
अगर यहां पर मैं बात करता हूं उपर्युक्त शब्द का अर्थ होता है, जैसे मानकर चलिए अगर आप किसी विकल्पों वाली परीक्षा में बैठे होंगे या फिर कोई छोटा भाई है, छोटा भाई बहन है, कोई भी है जो किसी विकल्प वाली परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को आपने देखा है, ठीक है ना, उसके प्रश्न पत्र को आपने देख लिया, कहीं पर विकल्प देखे होंगे, तो आपने ऐसे देखा होगा सामान्यतः 4 विकल्प होते हैं। यहां पर कुछ लिखा होता है, यहां पर कुछ लिखा होता है, यहां पर कुछ, और विकल्प क्रमांक डी में एक विकल्प होता है कि उपरोक्त सभी। क्या होता है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, या फिर एक और चीज लिखी होती है, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। इस उपर्युक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? समानता दिमाग में एक बात बैठाना, ऐसा कोई हमारी हिंदी में शब्द नहीं होता। किसी भी वाक्य में अगर उपरोक्त शब्द लिखा हुआ है तो उस वाक्य को गलत कर देना, ये कोई शब्द नहीं है हमारी हिंदी में, ठीक है। उपरोक्त ये शब्द होता ही नहीं है हिंदी में, ये शब्द होता है मूल रूप से, और इस शब्द का अर्थ होता है कि जो ऊपर लिखा गया है, जो ऊपर लिखा गया है, यानी जितने भी विकल्प ऊपर लिखे गए हैं वो सभी निहित हैं इसमें। जितने भी विकल्प ऊपर लिखे गए हैं सभी निहित हैं। इस शब्द का विलोम शब्द बनता है निम्नलिखित। क्या बनता है? निम्नलिखित। निम्नलिखित यानी जो नीचे लिखा गया है, जो नीचे लिखा गया है। उपरोक्त मतलब जो ऊपर लिखे गए हैं सभी लागू होते हैं। निम्नलिखित यानी कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न का यानी ऐसा प्रश्न जो नीचे लिखा गया है उसका उत्तर दीजिए, ये इसका अर्थ है। इस उपयुक्त शब्द का अर्थ होता है उचित। क्या होता है? उचित। जैसे मैंने एक सवाल लिखा कि मुझे राजा, बड़ा ही सरल सवाल पूछा है कि राजा का उपयुक्त विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द बताइए। क्या कहा मैंने? कि मुझे इसका उपयुक्त विलोम शब्द बताइए। उपयुक्त यानी सर इस उपयुक्त शब्द का अर्थ है उचित, कि मुझे इसका उचित विलोम शब्द बताइए। क्या बताइए? इसका उचित विलोम शब्द बताइए। गुरुजी री और री में क्या अंतर होता है? एक सवाल है ये कि सर री और इस वाले री में क्या अंतर होता है? गुरु भारतीयों और भारतीयों जागो हे भगवान। सर जी विश्लेषण और विशेषण का अंतर बता दीजिए। विश्लेषण कहते हैं एक तरीके की खोज को, छानबीन को, और विशेषण कहते हैं विशेषता बताने वाले शब्द को। ये वाला जो है ना, ये हमारी हिंदी में मूल स्वर है। मूल स्वर यानी जो सबसे पहले वर्ण बने थे ना उनमें शामिल था। हमारी हिंदी में सबसे पहले बना है छोटा आ, छोटे आ के बाद छोटा ऊ, तो छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, ये 4 वर्ण सबसे पहले बने थे। फिर हमने समान को जोड़ना शुरू किया, तो 2 छोटे आ को जोड़ा बड़ा आ बना, 2 छोटी ई को जोड़ा बड़ी ई बनी, 2 छोटे ऊ को जोड़ा तो बड़ा ऊ बना। जब 2 री से ऋषि को जोड़ा गया, जब 2 री से ऋषि को जोड़ा गया तब जाकर इसकी प्राप्ति होती है, इस बड़े वाले री से ऋषि की। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, इसका प्रयोग होता है संस्कृत में। यानी हिंदी वाले किसी भी शब्द में आपको ये बड़े वाले री से ऋषि नहीं दिखेगा। सामान्यतः वेदों में, गीता में और रामायण में, महाभारत जब हम पढ़ते हैं, लौकिक संस्कृत हो या फिर वैदिक संस्कृत, वहां पर इसका प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इससे बनने वाले शब्द संस्कृत के होते हैं। किसके होते हैं? संस्कृत के होते हैं। हिंदी वाले शब्द इससे नहीं बनते, हिंदी में प्रयोग ही नहीं होता है, हिंदी में प्रयोग नहीं होता। और गुरुजी बाय बाय बाय, ठीक है ना, बाय बाय। कोई तथा और का प्रयोग बता दीजिए कि कब तथा का प्रयोग करेंगे, कब और का प्रयोग करेंगे। वैसे तो ये एक तरीके के पर्यायवाची ही शब्द है, तथा और। तथा का प्रयोग एक तरीके से हो सकता है कि अलगाव वाली स्थिति के लिए हम प्रयोग करें, और का प्रयोग जब 2 शब्दों को जोड़ा जाए या फिर उनका विखंडन किया जाए, दोनों स्थिति में होता है। इसके बाद अब कल बात होगी निबंध पर। कल बात किस पर होगी? कल बात होगी आपके निबंध लेखन पर। कल निबंध शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, कल निबंध शुरू हो जाएंगे, ऐसे राइटिंग कल शुरू हो जाएगी, क्योंकि 600 शब्दों में हमें लिखना, उसको प्रारंभ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्ण।